नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा आईएएस पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है नवंबर 30, 2023। तो बिना ज्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपने डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। अब बिना ज्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हम फ्रंट पेज से कवर करने जा रहे हैं, तो यूएस ब्लेम्स इंडियन ऑफिशियल फॉर प्लॉट अगेंस्ट पन्नू। तो जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, तो मैंने कवर करवाया कि कैसे कनाडा और भारत के बीच में दूरियां बढ़ गई थी एक निज्जर नामक व्यक्ति के चलते। और क्या हुआ था, तो मैं आपको सबसे पहले बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर इस न्यूज पर आते हैं हम। तो करीबन 2 महीने पहले कनाडा की तरफ से आरोप लगाया गया था भारत की टॉप डिप्लोमेट्स के ऊपर कि भारत के टॉप डिप्लोमेट्स निज्जर नामक एक जो कैनेडियन सिटीजन था, जिसे भारत सरकार मानती है कि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप चलाता है कनाडा के अंदर से रहकर, उसकी हत्या हो जाती है और कनाडा आरोप लगाता है भारत के टॉप डिप्लोमेट्स के ऊपर। इसके बाद भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो थोड़े खराब हो जाते हैं और वीजा सर्विसेज भी टर्मिनेट कर दी जाती है दोनों के बीच में। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी सेम आरोप लगाया जाता है भारत की सरकार के ऊपर। लेकिन इस बार जिस व्यक्ति की यहां बात होती है उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो यहां पन्नू की बात हो रही है और यूएस की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के सीनियर डिप्लोमेट जो हैं वो शामिल हैं पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में। तो यहां एक कॉन्स्पिरेसी रचने की बात की है यूएस ने और इन्होंने एक नाम भी साझा किया है, नाम है निखिल गुप्ता। अब यूएस की एजेंसीज का कहना है कि ये जो निखिल गुप्ता हैं इन्हें हायर किया गया है इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल के द्वारा, जो कि कोई एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल है जिसका नाम अभी रिलीज नहीं किया है यूएस ने। इन्होंने कहा कि ये जो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं इन्होंने निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति को कहा कि आप एक हिटमैन को ढूंढें और इन्हें एडवांस पेमेंट भी किया गया निखिल गुप्ता को। और किस लिए ढूंढें कि आप पन्नू की हत्या करवा सकें यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इनसे वादा किया गया था, निखिल गुप्ता जिसका यहां पर जिक्र हो रहा है, इससे वादा किया गया था कि गुजरात पुलिस इसके क्रिमिनल चार्जेस सारे खत्म कर देगी। इस काम को करवाने के लिए आपके ऊपर से जितने क्रिमिनल चार्जेस हैं गुजरात के अंदर, तो गुजरात पुलिस वो सारे केसेस गिरा देगी। ये सारे सबूत जो पेश किए हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो बॉडीज हैं, वहां की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। अब ये सबूत भारत के साथ भी साझा किए गए, तो भारत ने एक हाई लेवल कमिटी की गठना की है इन जो ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इन चीज़ों को इंक्वायर करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या यूएस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसका क्या क्या कहना है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन ऑपरेटिव इंक्लूडिंग एन इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल, ये कहना है। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया है जो क्रिमिनल है निखिल गुप्ता, इसे करीबन $15,000 एडवांस पे किया गया एक हिटमैन लेने के लिए, एक हिटमैन को ढूंढने के लिए जो कि पन्नू की हत्या करवा सके। अब यहां पर लिंक भी खोजे जा रहे हैं केसेस के बीच में। तो मैंने आपको सबसे पहले जो कनाडा का बताया था जहां पर निज्जर नामक खालिस्तानी संगठन के जो समर्थक थे उसकी हत्या करवा दी जाती है, तो यहां पर लिंक भी निकल कर आया है कनाडा में हुई निज्जर की हत्या से और ये जो साजिश रची जा रही थी पन्नू की हत्या के लिए। अब यहां पर आपको एक और चीज देखना है कि गुजरात पुलिस ने जो चार्जेस थे निखिल गुप्ता के खिलाफ उसे खत्म कर दिया था। तो ये सबूत जो है ये ठोस सबूत हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो पहुंच चुके हैं। अब आपको एक चीज समझना है कि इस छोटी सी चीज से जो वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में भारत की जो शाख है उसे यूएस कभी भी यूज कर सकता है इस इंसिडेंट को उठाकर। अब भारत ने एक कदम अच्छा किया है कि इसने हाई लेवल कमिटी को इंक्वायर किया है इन एलिगेशंस पर जांच करने के लिए। पहले क्या किया था, जब कनाडा ने आरोप लगाए थे तो भारत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। अब यहां पर अब जब हमें देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स की जब बात है तो भारत की तरफ से हाई लेवल कमिटी की गठना की गई है। आगे हम चलते हैं। व्हाट वॉज केरला गवर्नर डूइंग फॉर 2 years ऑन बिल्स आस सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर जो आप स्क्रीन में फोटो देख रहे हैं ये केरला के प्रेजेंट डे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और आपको समझना है कि ये इनका इंक्लिनेशन थोड़ा आरएसएस और बीजेपी की तरफ ज्यादा है। अब केरला में देखने को मिला था कि इन्होंने करीबन 8 बहुत महत्वपूर्ण बिलों के ऊपर बैठे हुए थे ये पिछले 2 सालों से, और ना ही ये उन पर असेंट कर रहे थे, ना ही ये बिलों को वापस कर रहे थे, ना ही प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए उन्हें आगे भेज रहे थे, रिजर्व कर रहे थे प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए। जिसे जब 3 जज बेंच बैठी
सुप्रीम कोर्ट की, जिसे लेड कर रहे थे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान के बिहेवियर के ऊपर बहुत सख्त टिप्पणियां यहां पर की हैं और उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा रीजन नहीं है आरिफ मोहम्मद खान के पास कि वो ऐसे बिलों के ऊपर बैठ जाएं। और जब पूछा गया आरिफ मोहम्मद खान से कि क्या आपके पास कोई ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आप इन बिल पर असेंट नहीं दे रहे थे या इन्हें वापस नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा रीजन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बिल थे ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल माने जा रहे थे केरला असेंबली के अंदर से, जिन पर आरिफ मोहम्मद खान बैठे हुए थे। ऐसी केस आपको तमिलनाडु से भी कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जहां के गवर्नर हैं RN रवि, वो भी बहुत सारे बिलों के ऊपर बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ही उन्होंने बिलों को आगे भेजना चाहा। आगे अभी तक वो बिल नहीं भेजे गए हैं, आगे अभी भी वो पेंडिंग है, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से। अब उसी चीज पर वैसा ही सेम ये रिलेटेड मुद्दा है, गवर्नर से रिलेटेड मुद्दा है। आपको जानना है कि गवर्नर जो है उसके पास आर्टिकल 200 के अंदर से क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 के अंदर कि अगर गवर्नर के पास कोई बिल असेंट के लिए आता है तो या तो उस बिल पर वो साइन करें या उस बिल को वापस करें, विदहोल्ड कर दें अपना असेंट, या फिर उसे रिजर्व कर लें प्रेसिडेंट के साइन के लिए। और अगर मान लेते हैं कि इन्होंने ये बिल वापस कर दिया सेकंड स्टेप में, तो जब ये बिल वापस गवर्नर के पास असेंट के लिए पहुंचाया जाएगा असेंबली द्वारा संशोधन कर या बिना संशोधन किए भी, तब मैंडेटरी है कि इन्हें साइन करना पड़ेगा, इस बिल के ऊपर अपना असेंट देना पड़ेगा। अब ये चीज़ जो आर्टिकल 200 की मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार तमिलनाडु की सरकार का और पंजाब की सरकार का गवर्नर के खिलाफ जो फैसला था उसे सुन रही थी जब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ फोकस किया था। आगे, इंडिया बैक्स UN रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल फॉर नॉट लीविंग सीरियन गोलन। तो यहां पर आपको समझना है कि 1967 में, सबसे पहले बैकग्राउंड से मैं शुरू कर रहा हूं, तो 1967 में सीरिया और इजराइल दोनों वॉर में थे, जिसमें इजराइल ने सीरिया की गोलन जो हाइट्स है इन पर कब्जा कर लिया था और अभी तक ये कब्जा काबिज है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया गया है और इस रिजोल्यूशन में जो मांग की गई है वो मांग की गई है कि इजराइल जल्दी से जल्दी सीरियन गोलन हाइट्स का कब्जा छोड़ दे। अब यहां पर आपको देखने को मिला है कि भारत ने अपना डिप्लोमेटिक टर्न यहां पर कैसे चेंज किया। तो आप भारत की डिप्लोमेसी कभी आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला था कि इजराइल जो है, इजराइल और भारत बहुत अच्छे दोस्त दिख रहे थे यहां पर हमें, लेकिन अब जब ये UN का रिजोल्यूशन निकल कर आया तो इसमें भारत ने इजराइल के विपक्ष में वोट किया है। आपको ये चीज जाननी है कि भारत ने वोट किया है कि हाँ, जो सीरियन गोलन हाइट्स इजराइल ने 1967 की वॉर में कब्जा कर ली थी उन्हें वापस सीरिया को लौटा देना चाहिए। तो यहां पर आप जब ये रिजोल्यूशन पास करवाया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो यहां पर देखने को मिला कि 91 लोगों ने फेवर में वोट किया इसके कि हाँ, इजराइल को छोड़ देना चाहिए सीरियन गोलन हाइट्स का जो कब्जा है उसका, और यहां पर 62 ऐसी कंट्री थी जो एब्सटेन रहीं, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, UK और US का वोट जो पड़ा वो इसके अगेंस्ट पड़ा। वो कहता है कि इजराइल का ऑक्यूपेशन वहां पर बना रहना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भारत का जो डिप्लोमेटिक टर्न है यहां पर, कि अभी कुछ दिन पहले आपको नजर आ रहा था कि भारत बहुत अच्छी इजराइल के साथ रिलेशनशिप निभा रहा है और इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन यहां पर अब दूसरा ये जो यहां पर रिजोल्यूशन में बिल में पास कराया गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की आज भी जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइंड की पॉलिसी है और भारत चाहता है कि जो एथिकल और मॉरल चीजें हैं दुनिया के ऊपर वो बनी रहें। इजराइल का जो कब्जा है सीरिया के ऊपर वो नॉन एथिकल माना जाता है भारत की डिप्लोमेसी के अंदर। तो भारत, आपने देखा यहां पर कि भारत ने जब वोट किया तो इजराइल के खिलाफ यहां पर वोट किया गया है भारत के द्वारा। अब यहां एक खबर आ रही है, सेंटर एंड मणिपुर इंक डील विद बैंड मीती इंसर्जेंट बॉडी। तो मणिपुर की एक इंसर्जेंट बॉडी है जिसे टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं हम, और गवर्नमेंट इसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानती है। ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर बैन है, आपको ये चीज याद रखना। इसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और क्या मांग है यूनाइटेड नेशन रिबलेशन फ्रंट की, माफ कीजिएगा, और क्या मांग है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की? तो आपको जानना है कि ये चाहता है कि मणिपुर भारत से अलग हो जाए, ये ससीड करना चाहता है भारत से। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत की सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने जाकर इन्हीं के साथ डील साइन कर ली है। और क्या डील साइन की है कि अब ये जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है ये अब आतंकवादी
अपनी जो इसकी चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं, इन्हें बंद कर देगा और मेन स्ट्रीम में आकर ज्वाइन कर लेगा। अब आपको जानना है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बारे में। तो इसकी जो रचना की गई वो 1964 में की गई इसकी, और आपको समझना है कि इसका जो ऑपरेशन वो स्टेट के अंदर भी चलता है और स्टेट के बाहर भी चलता है। अब यहाँ पे आपको और एक चीज़ समझनी है कि ये 8 में से एक मिती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 7 ऐसे और मिती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर रखा है एंटी टेरर लॉज के अंदर, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर से घोषित किए जाते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। तो क्या किया है केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने मणिपुर की ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसके साथ इंक की है एक डील, और इन्होंने मांग की है भारत सरकार ने कि आप जो हिंसा है इसे खत्म कर दीजिए और मेन स्ट्रीम में आ जाइए, चुनाव लड़िए और यहाँ से आप डेमोक्रेटिक तरीके से आप लड़िए। आप देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसी डील्स पहले भी बहुत बार साइन की गई हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से मानते नहीं हैं। तो आगे हम चलते हैं। मेजर ऑयल एंड गैस फर्म्स हैव प्लेज्ड टू गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2050 सेज COP28 चीफ। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने जा रही है, और इसे स्पॉन्सर कौन करवा रहा है, होस्ट कौन करवा रहा है? तो UAE इसे होस्ट करवा रहा है। जो प्रेसिडेंट है इस बार, हेड है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का, तो वो UAE के हैं। अब आपको एक और चीज़ जाननी है कि कहाँ होने जा रही है, तो ये दुबई के अंदर हमें देखने को मिलेगी, ये दुबई के अंदर होने जा रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, आज तक विश्व के अंदर देखा जाता था कि जो बड़ी बड़ी ऑयल और गैस बनाने वाली कंपनियां होती हैं ये कभी क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, इन सब की चर्चा ही नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर अब जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने जा रही है तो बहुत सारी मेजर ऑयल और गैस की कंपनियों ने प्लेज किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगी 2050 तक। कौन कौन सी ये कंपनियां हैं इनके नाम अभी नहीं बताए गए हैं, और अब जब आज से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 शुरू होने जा रही है, आज से इसके बारे में फर्दर डिस्कशन होगा और जो भी कंपनियों के नाम निकल कर आएंगे तो वो हम कवर करेंगे अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आपको अभी बस इतना जानना है कि अभी तक जो मेजर ऑयल और गैस की फर्म्स थी ये कभी भी क्लाइमेट चेंज या कार्बन एमिशन से रिलेटेड मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा नहीं करती थी, बचती थी, क्योंकि ये उसका घोर विरोधी है। क्योंकि जो ऑयल और गैस है इसी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस बन रही है एनवायरमेंट के अंदर। सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है वो ऑयल और गैस से ही हो रहा है। इसके बावजूद अब हमें देखने को मिल सकता है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के अंदर कि जो मेजर ऑयल और गैस की फर्म्स हैं ये कार्बन न्यूट्रल बन सकती हैं 2050 तक। कौन कौन सी फर्म है ये हम कवर करेंगे। एडिटोरियल सेक्शन से हम देखते हैं सोशल जस्टिस, सेक्सुअल एजुकेशन, द नीड ऑफ आवर टाइम्स। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सोशल जस्टिस की, उसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल एजुकेशन की, और ये बात करते हैं कि आज के समय में हमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब ये शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो ये कहते हैं कि भारत के अंदर कास्ट और लिंग, जेंडर जो है और कास्ट जो है ये बहुत सोशली डीप है हमारी साइकोलॉजी के अंदर भारत की। अब आप कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ जब भारत के कल्चर की बात करेंगे तो यहाँ आमतौर पर माना जाता है कि महिलाओं का काम होता है, जो फीमेल होती है उसका काम होता है घर की देखरेख करना, और मैन का काम होता है बाहर का काम करना, जो बाहर काम वगैरह होगा वो करे मैन, और जो फीमेल है उसका मुख्य काम है घर का काम देखना। तो ये जो साइकोलॉजी है ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डीप बसी हुई है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि कास्ट की जो साइकोलॉजी है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कास्ट की साइकोलॉजी है ये भी डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी के अंदर। आप देख सकते हैं कि आज भी कास्टिज्म कितनी ज़्यादा तरह से फॉलो किया जाता है भारत के अंदर, और कितना कास्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस दिया जाता है भारत के अंदर। अब आगे ये बात करते हैं कि एजुकेशन से हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जानना है कि एजुकेशन पा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बस पढ़ लिख जाएं, आप कुछ सब्जेक्ट जानते हो। इनके हिसाब से एजुकेशन का मतलब है कि हम एक नया तरीका ला सकें सोचने का, और इस तरीके के अंदर हम अगर हमारे समाज में ही कोई बुराइयां हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर ही अगर हमें कोई बुराई देखने को मिलती है तो हम उस पर भी चर्चा कर सकें, भले ही वो हमारे कितने डीप साइकोलॉजी में, हमारी कितनी साइकोलॉजी को हर्ट करता है, उसके बावजूद हमें एजुकेशन के साथ रहना है और हमें उस पर भी क्रिटिसाइज करना है जिस चीज़ को हम मानते हैं कि हाँ ये हमारा कल्चर है, ये हमारा धर्म है। अगर हम उस चीज़ की खराब जो कुनीतियाँ हैं उन पर अगर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो ये बात करते हैं कि आगे ऐसे ही चलती रहेंगी सारी चीज़ें, और जो चेंज होता है किसी कल्चर के अंदर जिसे हम पॉजिटिव चेंज कहेंगे वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ये बात करते हैं कि विमेन्स को जब से भारत के अंदर एजुकेशन दिया गया है तब से देखने को मिला है कि विमेन हर फील्ड में अच्छे से
पार्टिसिपेट करती हुई नजर आती हैं। उसके बावजूद आज भी देखने को मिला है कि एक सर्टेन एज आ जाने के बाद विमेन से केवल एक ही चीज उसकी फैमिली डिमांड करती है कि वो शादी कर ले और शादी करके वो किसी का घर बसाए और बच्चे पैदा करे। ये सब जो है ये डीप साइकोलॉजिकल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर आदमियों की बात करें तो आदमियों को कहा जाता है कि आप जॉब करें, काम करें या कुछ भी करें। और विमेन की बात की तो विमेन का क्या होता है कि आदमी कमा तो रहा है आपका, उसकी पहले शादी करवा दी जाती है। फिर जब शादी हो जाती है और मान लेते हैं कि वो पढ़ी लिखी है और वो जॉब करना चाहती है और मान लेते हैं कि उसे जॉब करना अलाउ भी कर दिया गया उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके बाद भी अगर वो बच्चे पैदा करती है, घर का काम देखती है, तो वो उतना फोकस्ड होकर अपना उतना फ्री होकर अपना काम नहीं कर सकती है सोसाइटी के अंदर जितना वो कर लेती अगर उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लाद दी जाती। तो ये बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम जब अपनी पीक पर पहुंचेगा और जैसे कि एजुकेशन सिस्टम चल रहा है तो इसमें हमें बच्चों को क्रिटिकल एनालिसिस करना सिखाना होगा कि कैसे हम किसी जो कुनीति हैं, जो खराब चीज़ें हैं, उन्हें हम कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम कैसे परख सकते हैं। इसके बाद ये बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की। तो भारत के अंदर सेक्स शब्द बहुत कम आप समझते हैं कि इसे खराब शब्द माना जाता है। अब ये बात करते हैं सेक्सुअल एजुकेशन की कि क्यों ज़रूरी है बच्चों को जो बड़े हो रहे हैं और जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं, क्यों ज़रूरी है एक सोसाइटी के तौर पे कि इन्हें सेक्स एजुकेशन की जानकारी दें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक एज जब आती है उस एज के बाद जो बच्चा होता है वो इन सब चीज़ों से बहुत डरने लगता है और बहुत सारी, जैसे हम विमेन की बात करें तो उसका जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहली बार आता है तो बहुत बार देखने को मिला है कि जब ये सर्वेस कराए गए देखने को मिला है कि वो विमेन जो फीमेल जो बच्ची होती है वो डर जाती है उससे। और अगर सोसाइटी कोऑपरेटिव नहीं है तो सोसाइटी, भारत की अगर हम बात करें तो सोसाइटी क्या बिहेव करती है कि अब तुम गंदे हो, अब तुम साफ हो। तो ये चीज़ें हमें जो ख़त्म करनी है, ये चीज़ें हमें एजुकेशन के थ्रू ही ख़त्म करनी है और मानना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेचुरल प्रोसेस है हमारे ह्यूमन होने का, ये एक हमें फल मिला हुआ है और हमें इन चीज़ों से डरना नहीं है, हमें इन चीज़ों को समझना है। अगर ये चीज़ें बच्चों को हम समझा देते हैं तो हमें देखने को मिला है कि जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का मैं कोट करके आपको बताता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उन्हें राइट है सेक्सुअल एजुकेशन लेने का और सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज लेने का, ये राइट है, ये कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है। अब रिसर्चेस ने कहा है कि अगर सेक्सुअल एजुकेशन अगर हम नहीं देते हैं तो हमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप ज़्यादा देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर, लेकिन अगर सेक्सुअल एजुकेशन हम देते हैं पहले ही सोसाइटी के अंदर बच्चों को तो हमें देखने को मिलता है कि जो खराब रिस्की बिहेवियर्स होते हैं, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं एडोलसेंट बॉय या गर्ल के द्वारा, वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि एजुकेशन हम इम्पार्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है इस इनिशिएटिव को लेकर और आपको जानना है कि गवर्नमेंट भी हमेशा इस चीज़ से सपोर्टिव रही है सेक्सुअल एजुकेशन के। अब यहाँ 2005 में हमें देखने को मिला था कि द एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रेटेजी निकाली गई थी भारत की सरकार द्वारा 2005 में। उसके बाद नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं और ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये सेक्सुअल हेल्थ की एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को और जो भी इसके इच्छुक हों, जो इस चीज़ को जानना चाहें उनको। आगे हम चलते हैं तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से आप समझ लीजिए रैट होल माइनिंग क्या होती है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मेघालय जो राज्य है भारत का, तो मेघालय जो है वो 6th शेड्यूल के अंदर आता है भारत में। 6th शेड्यूल के अंदर राज्य जो आता है तो उसमें केंद्र के सारे लॉज लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जब जमीन की बात होगी तो जो हम अगर मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय की जो जमीन है तो वहाँ के ओनर की होगी। तो मेघालय में देखने को मिला था हमें कुछ सालों पहले कि वहाँ पर रैट होल माइनिंग कराई जाती थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं प्राकृतिक आपदा के कारण या जो माइनिंग करने के कारण यहाँ से कोल निकाला जाता था। और इसे लेकर जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इसने बैन लगा दिया था, आपको याद रखना है 2014 में रैट होल माइनिंग के ऊपर मेघालय के अंदर। अब रैट होल माइनिंग क्या होती है आप जल्दी से समझ लीजिए, या जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं रैट होल मतलब चूहा जैसा छेद करता है वैसा हम छेद कर देंगे। और दो तरीके से होता है, एक होता है 3 से 4 फीट का होता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसे अंदर जाना होता है वो बिल्कुल बैठ कर और झुक कर अंदर पहुंचता जाता है और वहां से पास से वो कोयला निकालने लगता है अपनी पास लीनिंग से, क्योंकि मेघालय के जो प्लेटू है वहाँ पर कोयला बहुत पास में मिलता है। इसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जब
ये माइनिंग होती है, जो डिगिंग होती है, ये बहुत गहरी करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत दूर मिलता है हमें और अंदर की लेयर्स में बड़ा कोयला हमें नज़र आता है। अब यहाँ पर देखने को मिला था कि मेघालय के अंदर जब रेड होल माइनिंग के अंदर जो वर्कर घुसता है तो वो खड़ा नहीं हो सकता, वो लेट नहीं सकता, उसे बैठ कर ही आगे पूरा खुदाई करते रहना है और वहाँ से कोल माइनिंग करनी है। अब ये एक व्यापार बन गया लोगों के लिए, और लोगों ने क्या शुरू किया कि बांग्लादेश और नेपाल से बच्चों को लाकर यहाँ पर रेड होल माइनिंग के अंदर कोयला खुदवाने के लिए लगा दिया गया। अब ये चीज़ संज्ञान पहुंचा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अप्रैल 2014 में इस मेथड को और इस टनल्स को, इस रेड होल मेथड को बैन कर दिया। तो आपको समझना है कि ये बहुत पुराना मेथड है रेड होल माइनिंग। आपको ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि आपको जानना है कि अभी सिलक्यारा टनल के अंदर से जब मजदूरों को निकाला गया तो आखिरी फेज में जब निकाला गया है तो वहाँ रेड होल माइनिंग की गई है। रेड होल माइनिंग मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है रेड होल माइनिंग। आप किसी पहाड़ के अंदर खुदाई करेंगे और आप क्या करेंगे वहाँ पर कि आप बहुत बड़ा कोई गड्ढा नहीं बनाएंगे, आप छोटे छोटे गड्ढे बनाएंगे और अंदर जाते जाएंगे और अंदर से ये कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो इसे हम रेड होल माइनिंग कहते हैं और ये बैन है भारत के अंदर, और लास्ट बार इसे प्रैक्टिस किया जाता था मेघालय के अंदर, जिसे वहाँ बैन कर दिया गया है। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज बिहाइंड द हलाल सर्टिफिकेट बैन इन यूपी। तो यहाँ पर आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के फूड सिक्योरिटी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर मैन्युफैक्चर करने, सेल करने, स्टोरेज करने या डिस्ट्रीब्यूशन करने पर बैन लगा दिया था। आपको याद रखना है कि ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। अब हलाल शब्द का मतलब क्या होता है, तो सऊदी अरेबियन वर्ड है, ये अरेबियन वर्ड है, तो इसका हलाल का मतलब होता है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, तो मतलब हुआ इसका परमिसेबल, और जो हराम होता है उसका मतलब होता है प्रोहिबिटेड या जिसका यूज़ हम नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर मुस्लिम लोग हलाल सर्टिफाइड चीज़ें खाते हैं और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब बैन लगाया गया है तो आपको याद रखना है कि ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बैन लगाया गया है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर सेल, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चर के ऊपर बैन है ये, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। आपको ये समझना है कि एक्सपोर्ट कराया जा सकता है, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं है। अब हलाल सर्टिफिकेट कौन देता है, तो आपको ये समझना है, तो हलाल सर्टिफिकेट भारत के अंदर जो देती है उसका नाम है जमात उलामा ए हिंद। ये एक हलाल यूनिट है जो हलाल सर्टिफिकेट देती है, और साथ ही साथ एक और एजेंसी है जो है हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ बोर्ड। ये दोनों मिलकर हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, और ये भारत की जो नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज है, इसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। आपको जानना है। आगे हम चलते हैं, गवर्नमेंट लिस्ट 4 जम्मू एंड कश्मीर बिल्स क्रिमिनल लॉ लेजिस्लेशन। तो आपको जानना है कि भारत के अंदर पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसे हम विंटर सेशन कहते हैं, या शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है 4 दिसंबर से। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के 4 बिल्स यहाँ गवर्नमेंट पेश करने जा रही है। अब आपको जानना है कि जो जम्मू कश्मीर अब वो राज्य नहीं रह गया, यूनियन टेरिटरी है, तो इसके जो बिल वगैरह हैं वो केंद्र सरकार ही पेश करती है। अब ये 4 बिल्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, और द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बिल 2023। ये 4 बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे भारत की सरकार द्वारा। अब ये बिल आपको जानना है कि एक बार ऑलरेडी ये प्रेजेंट करे जा चुके हैं लोकसभा में जुलाई 26 के, जब हमारा मानसून पैसेज, और माना गया था जब जुलाई 26 में किए गए थे पास कि हम मानसून सेशन में इसकी बात करेंगे, लेकिन वहाँ चर्चा नहीं हो पाई। तो अब शीतकालीन सत्र जब आएगा तब यहाँ पर इसकी चर्चा होगी। अब आपको समझना है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है, इसके अंदर क्या है कि 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। आपको समझना है 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा जो कि माइग्रेंट कश्मीर हैं, जो कश्मीर के माइग्रेंट हैं, जो कश्मीर पहुंचे हैं किस समय पर, 1989 से 1990 के दौर में, जब हिंसा बहुत ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिली थी। अब आपको समझना है कि ये जो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे, इनमें से एक महिला होनी अनिवार्य है, माफ़ कीजिएगा। इनमें से एक वीमेन होगी और एक मैन या वीमेन कोई भी हो सकता है। तो आप समझते हैं एक वीमेन होना यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ देखनी है कि एक सीट रखी जाएगी, एक मेंबर किसके लिए रखा जाएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। तो अगर कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का नागरिक चाहता है, जो मेंबर है वो चाहता है कि वो आकर असेंबली में यहाँ पार्ट ले, तो उसके लिए भी एक सीट यहाँ पर रखी जाएगी। अब आपको और चीज़ें समझनी है, तो इस बार हमें देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के सत्र में कि जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इन्हें भी पेश किया जाएगा इस बार।
आगे हम चलते हैं। कॉन्स्पिरेसी अंडर पीएमएलए स्टैंड्स ओनली इफ लिस्टेड क्राइम इन्वॉल्व। तो पीएमएलए की फुल फॉर्म आप समझिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर से ईडी को पावर मिलती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था कल का, जिसने हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर किया है, तो कल मैंने थोड़ा कवर करवाया कि कैसे ईडी को मना कर दिया मद्रास के हाई कोर्ट ने। अब ये जब केस है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के शेड्यूलों के अंदर अगर कोई केस दर्ज है, शेड्यूल के अंदर कोई चीज अगर आती है, तो उसे ही क्राइम माना जाएगा। आपको समझना है कि यहां सेक्शन की जिसकी बात हुई है, तो सेक्शन 120 बी की यहां बात हुई है, जिसे हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली कहना है कि जो भी आप क्राइम, जिसकी भी आप बात करें, जिस भी क्राइम की आप बात करें, अगर वो शेड्यूल के अंदर है पीएमएलए के, तभी हम उसे मानेंगे। अगर आप उसे लाकर बाहर से लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये शेड्यूल्ड है, तो ऐसा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो चीजें चलेंगी वो शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी। ये कहना था इसका। आगे हम चलते हैं। अब यहां से एक न्यूज निकल कर आ रही है, तो आपको देखने को मिला है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने जा रही है इस बार यूएई के दुबई में। और जो इसके हेड हैं वो कौन है, तो यूएई का जो हेड हैं उन्हें ही बनाया गया है, जिनका नाम है सुल्तान अल जबेर। तो सुल्तान अल जबेर की एक रिपोर्ट निकल कर आई, और इस रिपोर्ट में बात हुई कि अभी जब देखने को मिल रहा है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराई जा रही है, तो इसी के साइडलाइन पे ये अपनी जुगाड़ बना रहे थे कि ये आकर अपना तेल बेच लें, क्योंकि आपको जानना है कि हेड हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के भी। तो ये जुगाड़ बना रहे थे कि हम अपने 27 कंट्रियों के साथ मिलकर अपने ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को और बढ़ा दें। अब जब ये खबर निकल कर आई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये फॉल्स रिपोर्ट है और ये हमें फंसाने की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम चलते हैं। फ्री फूड ग्रेन स्कीम टू कंटिन्यू फॉर 5 मोर ईयर। तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे एक्सटेंड करने के लिए 2028 तक। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है, आपको समझना है। अगला है सेंटर टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 वीमेन्स ग्रुप फॉर यूज इन एग्रीकल्चर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वीमेन के, इन्हें जो हमारी केंद्र सरकार है, ये करीबन 15,000 ड्रोन देने जा रही है, ताकि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये इस ड्रोन को किराए पर चढ़ाकर किसानों को, क्योंकि ये जो ड्रोन है इसकी मदद से नैनो फर्टिलाइजर स्प्रे किया जा सकेगा किसानों के द्वारा, और पेस्टिसाइड भी लगाया जा सकेगा फसलों के ऊपर। तो इसे किराया पर देगी किसानों को, एग्रीकल्चरिस्ट्स को, और इससे जो किराया बचेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पहुंचेगा। अब एक और न्यूज है, कैबिनेट अप्रूव्स 24,104 करोड़ आउटले फॉर ट्राइबल वेलफेयर। यहाँ ट्राइबल वेलफेयर की बात हो रही है, तो आपको समझना है कि केंद्र सरकार ने 24,104 करोड़ रुपए का एक आउटले बनाया है। अब ये बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें करीबन 9 मिनिस्ट्रियां यहाँ शामिल होंगी, और ये चलाया किसके लिए जा रहा है, तो आपको समझना है पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। आपको जाकर जानना है, ये यूपीएससी का बहुत एक फेवरेट टॉपिक है, आपको जानना है कि पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की संख्या भारत के अंदर कितनी है, कितनी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भारत के अंदर पाई जाती हैं, और कौन कौन से राज्य में हम इन्हें पा सकते हैं। ये चीज़ आपको एक नोट, आप एक डायरी में नोट बना लें और इसे ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं वर्ड सेक्शन से। श्रीलंका रीचेज डील विद इंडिया पेरिस क्लब ऑन डेब्ट प्लान। तो आपको पता होगा कि पिछले साल श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जिसके बाद श्रीलंका पहुंचा आईएमएफ के पास कि हमें लोन दे दो। अब आईएमएफ की एक पॉलिसी है कि वो लोन तभी देगा कि जब, जैसे मान लेते हैं कि श्रीलंका यहाँ है, तो श्रीलंका ने भारत से लोन लिया है, जापान से लोन लिया है, इसके बाद फ्रांस से लोन लिया है, चाइना से लोन लिया है। तो आईएमएफ का कहना है कि श्रीलंका को पहले अपने इन सारे डेप्टर्स के साथ, जिन्होंने इसे लोन दिया है, इनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए और एक डेप्ट रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम लाकर सबमिट करना चाहिए आईएमएफ में। तब जाकर आईएमएफ जो इसे पैसा देना है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए श्रीलंका को, ये रिलीज करेगी। अब यहाँ पे भारत ने, जापान ने, साथ ही साथ फ्रांस ने मिलकर ओसीसी की घटना की, ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी बनाई, और श्रीलंका की जो भी समस्याएं थी उसे सुनकर इन्होंने डेब रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम की यहाँ पर बात की। अब आईएमएफ हो सकता है कि दे दे कुछ ही दिनों में इन्हें लोन। अब यहाँ पर भारत, फ्रांस और जापान ने एक चीज क्लियर मांगी है श्रीलंका से कि क्योंकि चाइना श्रीलंका का सबसे बड़ा डेप्टर है, सबसे ज्यादा लोन जिसने दे रखा है श्रीलंका को वो चाइना है, तो चाइना से भी आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जानना है कि जब ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी बनाई जा रही थी तो चाइना ने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया।
अब चाइना से जब श्रीलंका ने पूछा तो चाइना कहता है कि हम कोऑपरेट करेंगे श्रीलंका के साथ और जितनी भी संभव मदद है वो श्रीलंका की करेंगे। लेकिन आपको यहां समझना है कि चाइना ही असली कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका डेब्ट में आया। चाइना ने इतना ज़्यादा श्रीलंका को लोन प्रोवाइड करा दिया और जब श्रीलंका उसे वापस नहीं कर पाया लोन अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिली। अब श्रीलंका कहता है कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें आगे रखेंगे। आगे हम चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो गवर्नमेंट पेव्स वे फॉर 16th फाइनेंस पैनल। तो भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2025 की डेडलाइन रखी है और 16th फाइनेंस पैनल की बात की है यहां पर, और कहा है कि ये जो 16th फाइनेंस पैनल है ये 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, जिससे भारत अप्रैल 1 2026 से अपना 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर सके। अब क्या करता है फाइनेंस कमीशन, तो आपको जानना है। फाइनेंस का जो हमारा कमीशन है इसे गठित किया जाता है हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल द्वारा गठित की जाती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहां पर इसके जो हम बात करें कि फाइनेंस कमीशन आखिर करता क्या है, तो आपको समझना है कि फाइनेंस कमीशन स्टेट और सेंटर के बीच में जो फंड शेयर होगा इसकी बात करता है। साथ ही साथ स्टेट्स के अंदर जो पंचायती राज मिनिस्ट्री, पंचायती राज होती है और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, स्टेट्स द्वारा जो गठित स्टेट फाइनेंस कमीशन होती हैं, इसके रिकमेंडेशंस को भी ये चर्चा में लाता है जो हमारा फाइनेंस कमीशन है। और इसको सबको देखकर ये क्राइटेरिया बनाता है कि कितना पैसा केंद्र को राज्यों को देना है, किस राज्य को तुम्हें ग्रांट्स इन एड देना है, ये सारी चीज़ें ये फाइनेंस कमीशन हमारा डिसाइड करता है। लास्ट फाइनेंस कमीशन जो बैठा था भारत का वो था 15th फाइनेंस कमीशन, और अब यहाँ 16th फाइनेंस कमीशन की यहाँ चर्चा शुरू हो गई है। पैनल अभी बिठा दिया जाएगा कुछ दिनों में और इस पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ताकि 31 अक्टूबर 2025 तक जो फाइनल रिपोर्ट है फाइनेंस कमीशन की, 16th फाइनेंस कमीशन की, वो हमारे सामने निकल कर आए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करें और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।